वनवास में भी वो राज वैभोग प्राप्त करती है। सीता रानी का स्वागत कर रहे हैं। संपूर्ण राज वैभोग जो है वन में रहकर भी, एक कुटिया में भी एक राज वैभोग जो है वह जीती है। जंगल में उस धन की भी कोई महत्वता नहीं, उस संपत्ति की भी कोई महत्व नहीं है, मूल्य नहीं है। वन में ही सीता की गृहस्थ जगी। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम प्रथम पीयूसी हिंदी पठ्य पुस्तक के आधुनिक कविताओं में से जो पहली कविता है कुटिया में राजभवन, उसको हम देखेंगे। कुटिया में राजभवन कविता को देखने से पहले उसके जो कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, उनका परिचय यहाँ पर हम देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का नाम तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आधुनिक हिंदी साहित्यकार जो है उनमें से यहाँ पर जो है मैथिली शरण गुप्त जी बहुत ही प्रसिद्ध है। इनका जन्म 1886 में, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव में हुई। 1886 में झांसी के चिरगांव में जो है इनका जन्म हुआ। मैथिली शरण गुप्त जी को मूलतः उनको राष्ट्रीय भावना के पोषक कवि माना जाता है। क्यों ऐसे? क्योंकि उनकी रचनाओं में हम राष्ट्रीय चेतना को देख सकते हैं। उनकी रचनाओं में हम राष्ट्रीय चेतना को देख सकते हैं। उन्होंने क्या किया है, भारत के अतीत के जो गरिमा और उसके साथ साथ जो वैभव है उसको प्रेरणा के रूप में रखते हुए भारत वासियों को ये कहने की, ये समझाने की कोशिश की है कि वर्तमान की जो दुरावस्था है भारत देश की, उससे उभरने के लिए वो क्या करते हैं, प्रेरणा, प्रोत्साहन यहाँ पर वो देते हैं। इसीलिए उन्हें क्या है, राष्ट्रीय चेतना के कवि या फिर राष्ट्रीय भावना के पोषक कवि यहाँ पर माना जाता है। इनकी मृत्यु जो है 1964 में हुई। मृत्यु कब हुई इनकी? 1964 में। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है: साकेत, जय भारत, पंचवटी, झंकार, यशोधरा, भारत भारती, ये सभी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिलहाल जो आपको इनकी कविता कुटिया में राजभवन दी गई है, प्रस्तुत कविता को उनके साकेत नामक महाकाव्य से लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी की ये जो साकेत महाकाव्य है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। साकेत जो महाकाव्य है वह आधुनिक रामकाव्य की अनुपम कड़ी मानी जाती है। आधुनिक रामकाव्य की अनुपम कड़ी वहां मानी जाती है। इसमें उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर किया है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी जो है खड़ी बोली को एक काव्य भाषा बनाने में और उसके साथ साथ उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसकी जो अभिव्यक्ति को बढ़ाने में जो है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी का बहुत ही उल्लेखनीय नाम है। उनका जो नाम है बहुत ही इसमें उल्लेखनीय है। प्रस्तुत जो कविता है कुटिया में राजभवन, इसमें वो सीता की मनोदशा का वर्णन करते हैं। देखिए, सभी को यह पता ही है कि राम जी जो है वह वनवास के लिए निकलते हैं, तब पितृ वाक्य की परिपालन करने के लिए वो वनवास के लिए निकलते हैं। तभी क्या है, उनके साथ लक्ष्मण और सीता भी जाते हैं। तो जब सीता अपने पति के साथ, राम जी के साथ वनवास के लिए जाती हैं, सीता जी क्या मानती है, वहां की जो कुटिया है उसको ही राजभवन मानती है। अपने प्राणेश, अपने जो पति है राम जी, उनको ही वहां के राजा और जो देवर लक्ष्मण, उनको ही वहां के मंत्री मानते हुए वो अपनी कुटिया को ही क्या है, राजभवन मानती है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, वो वहां पर भी बहुत ही खुशी है। वहां पर भी, जंगल में भी, वन में भी, वनवास में भी वो राज वैभोग प्राप्त करती है।
वो किस तरह वहां पर खुशी से रहती है, इसी का ही वर्णन। देखिए सीता जी वहां पर वनवास में हर एक छोटी मोटी बात पर वहां खुश होती है, बहुत ही खुशी वहां उसे मिलती है वनवास में। तो उसी का ही वर्णन यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। वहां पर सीता जी का मानना है जितने भी राज वैभोग और जितनी भी धन संपत्ति है उस वनवास मतलब वो जो जंगल है, वन है, उसकी प्रकृति की जो संपत्ति है उसके सामने सब कुछ यहाँ पर फीका पड़ जाता है, वह सभी उसके सामने तुच्छ है, इस तरह सीता जी मानती है। तो आइए आगे हम पद्य को मतलब जो कविता है उसे देखेंगे। कविता के प्रारंभ कुछ इस तरह होता है। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है, देते आकर आशीष हमें मुनिवर है। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है। देखिए कितनी सुंदर सी कविता है। कविता के प्रारंभ में यहाँ पर मतलब सीता मानो ऐसे कह रही है, क्या कह रही है सीता जी, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। वो वहां पर कुटिया को ही क्या है, राजभवन समझती है। ये जो है मुझे बहुत ही भाया मतलब बहुत ही अच्छा लगा, ये जो कुटिया है, ये जो वन है मुझे बहुत ही अच्छा लगा करके वो कहती है। सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है, मतलब यहाँ पर सम्राट कौन है, सम्राट मतलब राजा, कौन है यहाँ के राजा, मेरे प्राणेश है। प्राणेश मतलब यहाँ पर कौन है, राम जी, सीता जी के पति राम जी जो है वह उनकी प्राणेश है। तो यहाँ पर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि सीता के प्राणेश कौन है, कौन है सीता के प्राणेश, राम जी, तो वही वहां के राजा है। और सचिव, सचिव का अर्थ यहाँ पर क्या है, मंत्री, सचिव का अर्थ यहाँ पर क्या है, मंत्री है। तो कौन है वहां के मंत्री, उनके देवर, देवर मतलब कौन है, लक्ष्मण, लक्ष्मण ही वहां के मंत्री है। और यहाँ पर देते आकर हमें आशीष मुनिवर है। देखिए आशीष का अर्थ यहाँ पर क्या है, आशीर्वाद, आशीष मतलब यहाँ पर क्या है, आशीर्वाद है। कहते हैं यहाँ पर तो स्वयं मुनिवर आकर क्या है, हमें आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और क्या है, मृग एक तट पर पानी पी रहा है और एक तट पर यहाँ पर सिंह खड़ा है, मतलब सिंह और मृग को हम यहाँ पर एक साथ देख सकते हैं, एक तट में यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसा जो दुर्लभ दृश्य है और कहाँ पर देखने को मिल सकती है भला। तो ये जो कविता पद्यांश है इसमें सीता जी कह रही है कि ये जो वनवास मतलब ये जो कुटिया है यही मेरे लिए राजभवन है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ। क्यों ऐसे कह रहे, क्योंकि यहाँ पर प्राणेश मतलब मेरे जो पति है, कौन है, सीता के पति राम जी, वही उनके वहाँ पर राजा है और उनके जो देवर है लक्ष्मण है वही वहाँ के सचिव है, मंत्री है। और क्या चाहिए, राजभवन है, कुटिया रूपी राजभवन है और राजा पति है उनके और मंत्री वहाँ के उनके सचिव, मतलब उनके सचिव कौन है वहाँ पर, उनके देवर है। तो ऐसे में वहाँ संपूर्ण राज वैभोग जो है वन में रहकर भी, एक कुटिया में भी एक राज वैभोग जो है वहाँ जीती है, संपूर्ण राज वैभोग की प्राप्ति वहाँ पर भी वहाँ कर रही है। और कहते हैं यहाँ पर तो मुनिवर जी आकर क्या है, हमें आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और एक तट पर अगर मृग पानी पी रहा है तो सिंह भी क्या है, वही पानी पी रहा है। तो ऐसे सुंदर दृश्य, दुर्लभ ये दृश्य है, यहाँ जो है कहाँ देखने को मिलती है करके यहाँ पर वो कहती है। आगे, सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। औरों के हाथों यह नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ, अपने अंचल से व्यंजन आप झलती हूँ। देखिए आगे यहाँ पर सीता जी कहती है, सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मतलब ये जो वनवास है, ये जो वनवास है क्या है, मुझे और भी लाभ ही लाया, ये तो मेरे लिए और भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि जो कुटिया जो है वही उनके लिए राजभवन है और सीता रानी को जो है मतलब सीता जी को जो है उनको वो
वनवास जो है, वह कुटिया जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो आगे वो कहती है, यहाँ पर तो मैं औरों के हाथ नहीं पलती हूँ। देखिए, सीता जी एक राजकुमारी थी, उसके बाद राम जी से शादी करने के बाद भी वहां महल में वधू बनकर आती है। ऐसे में उनके लिए सेवक और सेविकाओं की कमी नहीं थी। तो बचपन से जो सेविकाओं के सहारे यहाँ पर रहती थी, अभी वो कह रही है मैं यहाँ पर दूसरों के सहारे नहीं पलती हूँ। क्यों ऐसे कह रही है? क्योंकि उनकी सेवा करने के लिए जो उनको चाहिए, फिर उनकी सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग थे, अभी कोई नहीं है। फिर भी यहाँ पर वो क्या है, अपने काम खुद करती है। देखिए आगे, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, मतलब अभी मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, मतलब यहाँ पर वो किसी पर निर्भर नहीं है। सीता जी यहाँ पर किसी और पर यहाँ पर निर्भर नहीं है, मतलब वो अपने सब काम खुद करती है। इसके साथ साथ अपने पति की सेवा भी वह खुद करती है। तो ऐसे में मेहनत जब करते हैं तभी क्या है, उससे उनकी जो शक्ति है और बढ़ रही है करके वो कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो श्रमवारी बिंदु है, इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, परिश्रम के बल निकला पानी, मतलब पसीना। श्रमवारी बिंदु मतलब श्रम करने पर, श्रम मतलब क्या है यहाँ पर, परिश्रम, मेहनत करने पर जो बिंदु मतलब जो पानी निकलता है उसे क्या कहते हैं, पसीना। तो इससे पहले सीता रानी को जब वो महलों में थी तभी उनको क्या है, यहाँ पर बचपन से ही कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं थी। मगर अभी वनवास में आकर, मतलब वन में कुटिया में रहकर उसे सब काम अपने आप को ही करनी पड़ती है, सभी काम उनको खुद यहाँ पर करना पड़ता है। तो ऐसे में मेहनत करने पर क्या होता है, जो पसीना निकलता है उससे एक तो स्वास्थ्य, उनकी जो स्वास्थ्य है वो और अच्छा होता है। देखिए परिश्रम करने पर यहाँ पर दो लाभ है, एक तो क्या है, उनकी जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है, दिन ब दिन वो अच्छा होता जाता है, और उसके साथ साथ जो उनकी आत्मविश्वास है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जाती है, वो भी दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ती जाती है। उन्हें अभी लगने लगा कि हाँ मैं सब अकेले कर सकती हूँ, मैं सब काम, छोटे से छोटे काम से लेकर कितनी भी कोई भी काम हो मैं खुद कर सकती हूँ। ये जो आत्मविश्वास है, खुद पर जो आत्मविश्वास है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और उसके साथ साथ क्या है, मेहनत करने पर उनकी जो शक्ति है, उनकी जो स्वास्थ्य है वो भी क्या है, दिन ब दिन यहाँ पर अच्छे से बढ़ती जा रही है। इसीलिए वो कह रही है यहाँ पर मैं अपने पाँव पर खुद खड़ी हूँ, मतलब किसी पर निर्भर नहीं है, सब काम वही करती है। इसीलिए उनकी स्वास्थ्य और उनकी आत्मबल दोनों यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, इसीलिए मुझे ये लाभ ही लाया है। तो इस तरह से अपने, और उसके साथ साथ अपने अंचल से वहां व्यंजन को झलती है, मतलब देखिए अंचल मतलब क्या है यहाँ पर, आंचल, अंचल मतलब आंचल, अपने आंचल से व्यंजन खाने को वहां क्या है, झलती है, मतलब उसे पंखा डालती है। एक जमाने में, एक वक्त में क्या है, सीता रानी को अकेले को पंखा लगाने में यहाँ पर न जाने कितने सारे लोग, सेवक और सेविकाएं लोग उनके आसपास रहते थे। अभी वो सभी तो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो फिर वो क्या करती है, अपने अंचल से, अपने आंचल से ही उस व्यंजन को वहां पंखा डालती है, उसे क्या है, झलती है, एक अर्थ यहाँ पर क्या है, पंखा डालती है। ये सब, इसका अर्थ सब काम जो है, एक गृहिणी एक काम जो करती है घर में, सामान्य गृहिणी, वो सभी काम जो है अभी सीता रानी यहाँ पर कर रही है, इसलिए उनको यहाँ पर लाभ ही लाया करके वो अपनी खुशी को, यहाँ उनकी जो मनोभाव है वह प्रकट करती है। आगे, तनु लता सफलता स्वादु आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। किसलय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव समसुमन खिला करते हैं। डाली डाली में नवफल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं। देखिए आगे यहाँ पर कहते हैं तनुलता, तनुलता मतलब यहाँ पर क्या है, लता मतलब तो पता ही है, लता मतलब बेली।
तनु मतलब है पर जो मतलब जो छोटे छोटे जो बेलियां रहते हैं, कृष, तनु मतलब क्या है पर कृष काय के जो छोटे छोटे जो बेलियां रहते हैं, मैंने यहाँ पर देखा कि किस तरह वो ये पेड़ के सहारे आसमान छूने की कोशिश वो कर रहे हैं। वो जो लताएं हैं, वो जो बेलियां हैं, उनकी जो सफलता है आसमान छूने की जो कोशिश वो करते हैं, वो सभी यहाँ पर ही आकर मैंने देखा। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, देखिए किसले का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो नवीन पत्ते, जो कोमल पत्ते हैं उसे किसले कहते हैं। वही किसले कर मतलब यहाँ पर क्या है, कोमल हाथ। ये उनको ऐसा लग रहा है वन में जो पेड़ है, पेड़ों में जो नए नए अभी कोमल पत्ते खिले हुए हैं, वही क्या है, पेड़ के कोमल हाथ है। वो जो हाथ है, वो जो पत्ते हैं, वो क्या है, सीता रानी के ही स्वागत में हिल रहे हैं। वो सीता रानी का स्वागत कर रहे हैं, इस तरह उनको आभास होता है। तो वो जो पेड़ों के जो कोमल पत्ते हैं वो क्या है, वो हिल रहे हैं, तो उन्हें ऐसा होता है कि मानो वो सीता रानी के ही स्वागत कर रहे हैं। वो उनके ही कोमल हाथ है, तो वो उनके ही स्वागत में वो हिल रहे हैं करके उन्हें ऐसा आभास होता है। और उसके बाद जो मृदु मनोभाव से सुमन, सुमन मतलब यहाँ पर क्या है, जो फूल है, जो जंगल में, जो वन में जो फूल है नित्य खिला करते हैं, वो एक कोमल भाव से, मृदु मतलब क्या है, बहुत ही कोमल मनोभाव से वो किस तरह खिलते हैं। यहाँ पर उनके खिलने पर वो जो सुगंध है पूरे वन में छा जाती है। वो भी यहाँ पर क्या है, फूलों का खिलना, वो सभी फूलों से भरे हुए जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या है, एक तो सीता रानी को खुशी दे रही है। और उसके साथ साथ जो डाली डाली में हर दिन जो नित्य नवीन फल मिलते हैं, पेड़ के डालियों में हर दिन आए दिन जो नए नए फल उनको मिलते हैं, ये जो इस तरह से क्या होता है, जो फल और फूल है उनकी सुगंध जो है पूरे वन में छा गई है। तो एक तो यहाँ पर क्या है, वो वन की उस प्रकृति का भी वर्णन यहाँ पर हम देख सकते हैं, किस तरह वन में नए नए फूल और उसके साथ साथ नए नए फल हर दिन छूटते रहते, उसकी सुगंध छाई रहती, कितनी सुंदर सी वातावरण वहाँ पर रहती है। और जो घास है, देखिए तृण तृण पर, तृण तृण का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो घास है उन पर जो मुक्ता मतलब यहाँ पर क्या है, मोती, मुक्ता का अर्थ यहाँ पर क्या है, मोती। वो जो घास रहती है उनमें जो ओस की बूंदें गिरी रहती है, सुबह उठकर देखने पर उन घासों में या फिर सभी पत्तों में जो ओस की बूंदें गिरी रहती है, ऐसा लगता है मानो पूरे घास पर जो है मोतियां बिखर पड़े हैं, मोतियां बिखर वहां पर रहे हैं, बिखर गए हैं, पूरे मोतियां ही क्या है, मोतियों से सजा हुआ है, इस तरह ऐसे उनको लगता है। मतलब वो प्रकृति के बारे में देखिए, यहाँ पर जो प्रकृति की संपत्ति है ये सभी क्या है, संपत्ति ही है, ये सभी संपत्ति ही है। इसीलिए तो यहाँ पर सीता जी कहती है जो राज वैभोग है, जो धन दौलत है, वो सभी यहाँ पर तुच्छ पड़ जाते हैं, किसके सामने, प्रकृति की सुंदरता के सामने वो सभी क्या है, तुच्छ, मतलब कुछ भी नहीं है। और उसके साथ साथ जंगल में उस धन की भी कोई महत्वता नहीं, उस संपत्ति की भी कोई महत्व नहीं है, मूल्य नहीं है, इस तरह से वो कह रही है। यहाँ पर क्या है, वो प्रकृति का वर्णन करते हुए किस तरह हर छोटी छोटी बातें जो है वहाँ की उन्हें खुशी दे रही है, इसका भी वर्णन यहाँ पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। कहता है कौन कि भाग्य ठगा है मेरा, वहां सुना हुआ बई दूर भगा है मेरा। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गार्हस्थ्य जगा है मेरा। देखिए आगे सीता रानी क्या कह रही है यहाँ पर, निधि खोले दिखला रही प्रकृति अपनी निज माया। देखिए प्रकृति की सुंदरता जो है, कितने भी आप पैसे धन दौलत देने पर वो जो खुशी है वो नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर आने पर मतलब वनवास के लिए जब वो जाती है तो वन में जाकर क्या है, उन्हें जो प्रकृति की सुंदरता देखने को मिली
वो जो प्रकृति की सुंदरता की जो आस्वादन वह कर रही है, उससे वह बहुत ही खुश है, उससे वह बहुत ही खुश है। इसीलिए वो आगे कहती है कि कहता है कौन की भाग्य टगा है मेरा। जब राम जी के साथ सीता जी भी वनवास के लिए जाने का निर्णय लेती है, तब क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या है उन्हें डराते हैं, मतलब उन्हें कहते हैं कि वनवास में ऐसा रहता है वैसा रहता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उसके साथ साथ बेचारे का जो भाग्य है वह ठग गया है, मतलब उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, सीता की किस्मत अच्छी नहीं है, इसीलिए उन्हें वनवास जानी पड़ी है। न जाने वहां उन्हें क्या क्या कष्ट झेलनी पड़ेगी। इस तरह कुछ लोग जो है वहां पर बातें करते हैं। उसी को याद करते हुए सीता रानी यहाँ पर कहती है, कौन कहता है कि मेरे भाग्य ठगा है, कौन समझता है कि क्या है, मैं तो नहीं समझती कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, उल्टा यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर आने पर तो क्या है, मुझे लाभ ही हुआ है यहाँ पर आने से, क्योंकि अभी तो यहीं पर आकर तो क्या है, प्रकृति की जो निज जो संपत्ति है उस देख रही हूँ। देखिए, निज का अर्थ यहाँ पर क्या है, अपनी प्रकृति, निज माया का अर्थ यहाँ पर क्या है, अपनी माया को, मतलब हर दिन आए दिन हर पल पल क्या है, वह अपनी नई नई रंग को, अपनी नई नई माया को, अपनी सुंदरता को वह खोल कर क्या है, प्रकृति दिखा रही है। जिस तरह यहाँ पर वनवास में सीता जी जाती है, कुटिया में वह रहती है, तो आए दिन और उसके साथ साथ क्या है, पल पल के लिए वो प्रकृति की सुंदरता की नई नई रूप को वह देखती जाती है। इसीलिए वो कह रही है, अभी प्रकृति की जो निधि है, जो संपत्ति है, उसे क्या है, मैं देख रही हूँ। आगे इसीलिए कहती है कि मैं तो नहीं समझती कि मेरा भाग्य टगा है। जो लोग कहते हैं मेरा भाग्य टगा है, असल में नहीं, असल में यहाँ पर आकर मुझे और लाभ हुआ है। वहां सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा, वहां जो मैंने भय सुना, मतलब वो वहां पर जो लोगों ने बातें की थी, वो जो भय है वो दिन ब दिन क्या है, मुझसे दूर जा रहा है। इस प्रकृति के सुंदरता को देखते हुए, इस कुटिया में रहते हुए वह जो भय है दिन ब दिन वहां दूर जा रहा है। असल में यही पर तो क्या है, मैं कुछ कर रही हूँ, अभी तो कुछ करने में हाथ लगा है मेरा, मतलब अभी मैं कुछ कर रही हूँ। असल में तो कहना है तो यही पर तो क्या है, मेरा गार्हस्थ्य जगह है। देखिए, गार्हस्थ्य का मतलब यहाँ पर क्या है, गृहस्थ। अगर मेरी गृहस्थ जगी है तो वो यही पर है। देखिए, एक सामान्य गृहिणी अपनी गृहस्थी को किस तरह यहाँ पर चलाती है, एक सामान्य स्त्री, एक सामान्य गृहिणी अपनी गृहस्थी को किस तरह यह चलाती है, वही क्या है यहाँ पर सीता रानी भी चला रही है। वहां अपनी पति की सेवा करती है और उसके साथ साथ अपने देवर और पति के लिए खाना बनाती है, बाकी कुटिया के सब कामकाज वह खुद करती है। तो इस तरह वो खुद अपने हाथों से यहाँ पर अपने काम को वह कर रही है, अपने फर्ज वह निभा रही है, अपनी पत्नी धर्म को वह निभा रही है। तो इसीलिए वह कहती है कि यहीं पर तो आकर, असल में यहीं पर ही आकर, मतलब वनवास में ही, कुटिया में ही उसकी गृहस्थ जगी। कहाँ पर सीता की गृहस्थी जगी, गृहस्थ कहाँ पर जगी, वन में। कहाँ पर, वन में ही सीता की गृहस्थ जगी। इसीलिए तो मेरा भाग्य ठगा नहीं है, असल में क्या है, यहाँ पर आके मुझे और भी लाभ हुआ है करके सीता रानी बहुत ही गर्व से क्या है यहाँ पर वो कहती जाती है। आगे, वह वधु जानकी आज यह जाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, फल फूलों से है लदी डालियां मेरी, वे हरी पत्तले भरी तालियां मेरी, मुनि बालाएं हैं यहाँ आलिया मेरी, तटनी की लहरें और तालियां मेरी, क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। देखिए, कितनी सुंदरता से यहाँ पर सीता जी कहती है, क्या कहती है,
वहां वधु जानकी बनी। कहाँ पर? जब वो राजमहल में आती है, अयोध्या आती है, तभी तो वहां क्या है, वधु बनी। मगर यहाँ पर जाया, जाया का अर्थ पर क्या है, एक पत्नी। असल में एक पत्नी होने का धर्म तो मैं यहीं पर निभा रही हूँ। देखिए उनको वो जो कुटिया और जो वनवास है, जो वन में वह जी रही है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी उन्हें मिल रही है। वो यहाँ पर कहती है कि वहां जरूर मैं वधू बनकर आई, मगर जब मैं वन में आई, अभी इस कुटिया में मैं क्या कर रही हूँ, एक पत्नी होने का धर्म मैं निभा रही हूँ। मैं इस वन की पुत्री हूँ, इस जंगल की, इस वन की मैं पुत्री हूँ, और यहाँ पर इस कुटिया में मैं अपनी पत्नी धर्म को बहुत ही अच्छे से निभा रही हूँ। असल में वन आकर ही तो क्या है, वन में ही तो मेरी गृहस्थी जगी है। यहाँ पर वो सब काम खुद कर रही है। वो कहती है कि फल फूलों से है लदी डालियां मेरी, मतलब वहां पर उन्हें क्या है, नित्य नए नए क्या है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं। वहां के पूरे पेड़ पौधों की डालियां फल और फूलों से लदी हुई है, इसीलिए उन्हें वहां पर फल और फूलों की कोई कमी नहीं है। और उसके साथ साथ वे हरी पत्तले भरी थालियां मेरी, देखिए वहां के जो पत्ते हैं, हरे पत्ते, वही उनकी थालियां है। वहां पर थाली क्या है, वहां पर उनकी वो हरी हरी जो पत्ते हैं, वही उनकी थाली है, उसी में वहां खाती है। देखिए वही महलों में वे सोने की चांदी की थालियों में खाती थी, सोने चांदी की थालियों में वह खाती थी। अभी यहाँ पर हरे पत्तलों में वो क्या है, खा रहे हैं। वह जो हरे पत्ते हैं, वही क्या है, उनके लिए थाली है। थाली मतलब प्लेट है। और उसके बाद क्या है, कहते हैं मुनि बालाएं हैं यह आलिया मेरी। देखिए आलिया का अर्थ यहाँ पर क्या है, सखियां, सहेली, फ्रेंड्स। कौन है सीता की सहेलियां? मुनि बालाएं। ये एक अंक के लिए यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं, सीता की आलिया कौन थे करके। सीता की सहेलियां कौन थे वन में? मुनि बालाएं, मतलब ऋषि मुनियों की बेटियां। मुनि बालाएं का अर्थ यहाँ पर क्या है, ऋषि मुनियों की पुत्रियां। देखिए संदर्भ में वन में कौन रहते थे? ऋषि मुनियां। वन में, आश्रम में, वहां पर ऋषि मुनियां रहते थे। तो वहां की जो ऋषि मुनियों की पुत्री है, वही क्या है, वही तो सीता जी की सहेलियां है। आगे वो कहती है तटनी की लहरें तालियां मेरी। वो क्या करते हैं, वो उन सभी सहेलियां से मिलकर क्या करती हैं, तटनी की लहरों से वो खेलती है। तटनी की लहरों में तालियां बजाते हुए वो क्या उस पानी से वहां खेलती है, जिस तरह छोटे बच्चे खेलते हैं पानी में। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, देखिए यहाँ पर भी तालियां है और यहाँ पर भी थालियां। उच्चारण में देखेंगे तो दोनों की एक ही है, मतलब छोटी सी एक फर्क है, थालियां तालियां। ठीक है, तो ये जो थालियां है यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ प्लेट्स है, और ये तालियां मतलब यहाँ पर क्या है, क्लैप्स। ठीक है, तालियां बजाना। तो यहाँ पर सीता जी कहती है, यहाँ पर क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया। निज का मतलब यहाँ पर क्या है, अपनी खुद की जो छाया है, वो अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ जब नदी में जाती है तो वो क्या करती है, अपनी ही छाया के साथ, वहां अपनी ही छाया के साथ क्या है, वहां पर खेलती है। जिस तरह छोटे बच्चे पानी में खेलते हैं, छोटे बच्चे पानी में तालियां बजाते हुए किस तरह वो वहां पर खेलते हैं, वैसे ही सीता जी भी यहाँ पर खेलते हुए ऋषि मुनियों के जो पुत्री है, उनको वही उनकी सहेलियां है, तो उनके साथ वो क्या है, अच्छे से वक्त यहाँ पर वो बिता रही है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से, अगर हम पूर्ण रूप से देखेंगे तो सीता जी हर तरह से यहाँ पर खुशी है, उनको हर तरह की जो खुशी है यहाँ पर उन्हें मिल रही है, वो बहुत ही खुश है यहाँ पर। असल में वन में जाकर जब वो वनवास के लिए निकलती है, तभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेचारी का भाग्य ठग गया है, किस्मत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे वनवास जाना पड़ रहा है।
तो ऐसे सभी बोलने पर थोड़ा सा तो भय जो है सीता जी को जरूर रहता है। मगर वन में आते हैं और वहां पर कुटिया बनाकर वो रहने लगते हैं, तब तो क्या है, एक तो उनकी जो भय है वो दूर हो जाता है और उसके साथ साथ वहां की जो प्रकृति की जो सुंदरता है उसका आस्वादन वो पूर्ण रूप से करती है। हर छोटी छोटी बात पर देखिए, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने भी बहुत ही सुंदरता से इस कविता की रचना की है, बहुत ही सुंदरता से इस कविता की रचना की है। इसकी जो भाषा है वह खड़ी बोली होने के कारण, इसकी भाषा खड़ी बोली होने के कारण बहुत ही आसानी से क्या है, बहुत ही सरलता से ये समझ में भी आ जाती है। तो इस पूर्ण पद्य का सार अगर हम देखेंगे तो सिर्फ इतना ही है कि सीता जी यहाँ पर वनवास में भी बहुत ही खुश है। वो जो कुटिया है वही उनके लिए राजभवन है। क्या है राजभवन? वो कुटिया ही उनके लिए राजभवन है। और उनके जो प्राणेश मतलब उनके जो पति है, जो राम जी है, वही वहाँ के राजा और सचिव मतलब मंत्री कौन है, उनके देवर लक्ष्मण है। तो इस तरह से वो उस जंगल में भी एक राज वैभोग जो है प्राप्त करती है। हर छोटी मोटी बात पर वहां पर वो खुश होती है। देखिए वो जो फूलों का खिलना और वो जो नई नई फल हर दिन आए दिन जो देखने को मिलता है या फिर खाने को मिलते हैं, उनसे वह बहुत ही खुश है। और वहां के जो पशु पक्षी संकुल है, वहां के जो पशु पक्षियां हैं, प्राणियां हैं, तो उनको देखते हुए वो बहुत ही खुश होती है, वहां बहुत ही खुश होती है। वहां पर कहती है कि सब काम मैं अपने आप करती हूँ, या पर किसी के सहारे में नहीं पल रही हूँ। वह अपने आप पर निर्भर है, किसी दूसरों पर नहीं। इसके कारण वो खुद मेहनत करने से क्या है, उनको पसीना निकलता है, वो मेहनत करती है, मेहनत से उनकी स्वास्थ्य भी बढ़ रही है और उसके साथ साथ उनकी शक्ति भी, और उसके साथ साथ उनका जो आत्मबल है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है। इसीलिए एक तो क्या है, वो स्वस्थ है वन में, और उनकी आत्मबल भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और उसके साथ साथ वो ऋषि मुनियों की सहेलियों के साथ खेलते हुए, अपनी पति की सेवा करते हुए, अपनी कुटिया का यहाँ पर कामकाज करते हुए, एक क्या है, गृहिणी होने का, एक पत्नी होने का जो धर्म है वह बहुत ही अच्छी से, बहुत ही खूबी से वह निभा रही है। यही इस पाठ का सार है। तो बहुत ही सुंदरता से मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या है, इसकी रचना की है। धन्यवाद।